नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार। इसे राइटिंग कोर्स में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो होगा इंटरनेशनल इश्यूज पर। अगर हम पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर को ट्रेंड देखें तो इंटरनेशनल इश्यूज में कुछ ऐसे क्वेश्चन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और उसी ट्रेंड को समझते हुए कि इस साल कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान क्राइसिस पे बात करें तो वहां से भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो आने वाले लेक्चर्स में हम उसे भी जरूर डिस्कस करेंगे। आज का जो हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसका बहुत ही डिटेल में और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपका जो पूरा डिटेल है, बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे तथ्य आपको पीडीएफ में दिए गए हैं। इस टॉपिक के जरिए जब हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं, जब हम आज ये पढ़ रहे हैं, तो हमें ये सीखने को मिलेगा कि जब भी हम इस टॉपिक पे क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाता है और जब भी हम इसका आंसर तैयार करें तो एक सटीक और बेहतर उत्तर कैसे लिखा जाता है। तथ्य और आंकड़े को लेकर अगर आपको यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड नहीं दिया जा रहा तो परेशान मत हो, आपको पीडीएफ बहुत ही सुंदर तरीके से बनाकर दिया गया है। आप उसे एक बार घर पर जरूर पढ़िएगा। कोर्स के साथ ही पीडीएफ अटैच है और कुछ पीडीएफ आपको आने वाले समय में अपडेटेड भी दिया जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसमें ऐड करके दिया जाएगा, तो आने वाले 4 से 5 दिनों में आपको मिलेगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो पिछले साल के ट्रेंड की हम बात करें तो पिछले 1-2 साल में देखोगे तो एक साल यानी कि 2021 वाला शायद जो दौर था, 2019-20 के आसपास में तालिबान इश्यूज बहुत हाईलाइट था। तो वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तालिबान से रिलेटेड, और अगर आप उस पर थोड़ा सा भी फोकस्ड होते, अगर थोड़ा सा भी वेल प्रिपेयर होकर जाते तो वहां पर बहुत अच्छे तरीके से तालिबान इश्यूज पे आप क्वेश्चन को डील कर सकते थे। इसके अलावा अगर पिछले साल या पिछले के पिछले साल आप देखोगे तो रशिया और यूक्रेन पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि उस साल का वो सबसे बड़ा ग्लोबल इशू था। और अगर पिछले हाल फिलहाल में अगर हम बहुत बड़े ग्लोबल इश्यूज की बात करें 2022 के आखिरी तक में या 2022 के हाफ ईयरली के बाद अगर देखोगे और 2023 के शुरुआत में, तो श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ट्रेंड किया है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। आने वाले कुछ और इकोनॉमिक जो क्राइसिस हुए हैं ग्लोबल इश्यूज पे या फिर कुछ ऐसे जो टॉपिक ट्रेंड किए हैं उस पर भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। G20 हम डिस्कस कर चुके हैं, G7 भी अभी जापान में जो उसका समिट हुआ उस पर भी हम आगे बात करेंगे, क्वाड पे भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इश्यूज हैं वहां से अगर क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ती है तो उस पर हम जरूर आपसे बात करेंगे। तो बात हम कर रहे हैं श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस। देखो, ये जो लिखा हुआ है ये कोई टॉपिक फ्रेम करके नहीं लिखा हुआ है, बस एक टॉपिक लिखा हुआ है कि अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर, हो सकता है आगे इसमें आपको ऐड करके दे संकट और इसके प्रभाव, यानी कि किस तरह से भारत को इफेक्ट कर रहा है या फिर पूरे ग्लोबल इश्यूज में किस तरह से पूरे ग्लोबल लेवल पर ये इफेक्ट कर सकता है या किया है, या फिर इसके उपाय क्या हो सकते हैं, यानी कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, या क्या सॉल्यूशन ऐसा श्रीलंका की तरफ से अपनाया गया, फिर ग्लोबल जितने भी कंट्रीज हैं जो श्रीलंका के साथ में आए उन्होंने किस तरह से हेल्प करा और किस तरह से श्रीलंका आज के टाइम पर ये जो है सिचुएशंस को हैंडल कर पा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे फ्रेम करके पूछा जा सकता है। देखो, जब भी कोई बड़े टॉपिक पर यानी कि बहुत ज्यादा शब्दों में आप आंसर लिख रहे हो तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप बहुत आराम से सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें और उसे समझें। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस पे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर इकोनॉमिक क्राइसिस आया क्यों। इंट्रोडक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, और इससे संकट किस प्रकार से उभरा, क्यों उभरा, और इसका इफेक्ट कैसे पड़ा, इंडिया पे कैसे पड़ा, और इसके अलावा इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है या क्या हो सकता था, इस पर भी हम बात करेंगे। ताकि अगर आपके पास श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड अलग अलग तरीके से अगर आपको किसी भी तरीके से फ्रेम करके क्वेश्चन मिल जाए तो आपको वहां पर परेशानी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात मेरी जो है वो हमेशा आप ध्यान रखना कि अगर आपके पास कितने वर्ड्स दिए जा रहे हैं, 750 वर्ड्स में आपको लिखना है क्या, आपका उत्तर। तो 750 वर्ड्स बहुत ज्यादा होता है, आप रास्ते से भटको ना, आपको जो लिखना है वही लिखो, सटीक तरीके से लिखो। आपके जितने भी पॉइंट्स आपके दिमाग में है, जो पीडीएफ दिया गया, जितने भी पॉइंट्स हैं या जिस पॉइंट्स पे भी वो आपसे आंसर चाहता है वो सारे पॉइंट्स को आपको उस उत्तर में लिखना है। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक पैरा लिख रहे हैं और उसी पैरा को बहुत ज्यादा वर्ड्स में खींच दें, तो आपके पास आगे क्या होगा, शब्द नहीं बचेंगे, आपके पास पेज नहीं बचेंगे, तो जो आपके आगे के पॉइंट्स उसमें इंट्रोड्यूस होने चाहिए थे वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा क्वेश्चन को फ्रेम जरूर करो। आप जो आंसर लिखने वाले हो आप एक उसका सिनॉप्सिस जरूर बनाओ। हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट उस टॉपिक के ऊपर टाइम दो,
अगर टाइम दोगे तो बेहतर मार्क्स कर पाओगे। इसीलिए डायरेक्ट लिखना शुरू कभी भी नहीं करना चाहिए। कोई भी टॉपिक हो, अगर ज्यादा वर्ड्स हो तो डायरेक्ट कभी मत लिखो। रफ करने के लिए आपके पास में पर्याप्त जगह दिया जाता है, पर्याप्त स्पेस होता है आपके पास में, तो वहां पर किया करो। तो इसका आप रफ कैसे करोगे, सबसे पहले मैं वो बता देता हूं। आप जब भी किसी भी आंसर को लिखें तो सबसे पहले उसे हम क्या करते हैं, उसे हम फ्रेम करते हैं। तो ऐसे राइटिंग का फ्रेम हमारा 3 पार्ट में होता है। सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या आता है, सबसे पहला पार्ट हमारे पास आएगा आपका इंट्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैंने हर बार आपको बताया है कि इंट्रोडक्शन जो है वो आपका बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार इस चीज को समझते हैं और बार बार इस चीज को बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन ये लास्ट इंप्रेशन होता है। जब आपका इंट्रोडक्शन बहुत सुंदर होगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा, उसे लगेगा कि इंट्रोडक्शन में दम है, तो वो आगे बहुत सारी चीजों को हो सकता है। आपके बॉडी को, यानी कि जो आप वहां पर ढांचा लिखोगे उसे बहुत ध्यान से ना पढ़े, ऊपर ऊपर से पढ़ के सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बेसिस पे ही मार्क्स देकर निकल जाए। ये बहुत चांसेस है और ऐसा होता है, ठीक। और उसके बाद आता है कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन भी ना इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि कंक्लूजन कई बार ये होता है ना कि हो सकता है वो इंट्रोडक्शन पढ़े और फिर उसे लगे कि कंक्लूड ये कैसे किया है, क्योंकि कंक्लूड में आप अपना सजेशन इंट्रोड्यूस करते हो सकता है कि अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से कोई गलत पॉलिसी लाया गया तो आप उसे क्रिटिसाइज करोगे, तो वो कहाँ करोगे, कंक्लूजन में करोगे। बॉडी में भी करोगे लेकिन फाइनल कहाँ करोगे, कंक्लूजन में करोगे। तो वो ये देखता है कि यहाँ पर इस लड़के का विचार कैसा है, या फिर यहाँ पर अगर कुछ इसने फैक्ट्स ऐड किए, कुछ वैल्यू ऐड किए हैं, या फिर अगर क्रिटिसाइज भी किया है तो किस तरह से किया है, और अगर अपना सजेशन भी इसने यहाँ पर छोड़ा है तो किस तरह से छोड़ा है। तो इसलिए कंक्लूजन को भी रफली यूज ना करें, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम किसी बड़े आंसर को लिखते हैं ना तो शुरुआत हम बहुत एनर्जी के साथ में करते हैं, बहुत एनर्जेटिक होकर करते हैं, बहुत सुंदर वे में करते हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं ना, हमारा बॉडी धीरे धीरे लूज होने लगता है, और जब लूज होने लगता है तो लास्ट में हम ऐसे ही खत्म करके चल देते हैं। तो ये गलती कभी भी आप ऐसे राइटिंग में बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम धीरे धीरे समझते हैं एक एक पार्ट को लेकर कि हमको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए, हमको ढांचे में क्या लिखना चाहिए, और हमें कंक्लूड कैसे करना चाहिए। ये आपका 3 पार्ट में पूरा क्वेश्चन फ्रेम होगा। एक एक सब हेडिंग्स को हम यहाँ पर समझते चलेंगे और एक एक सब हेडिंग के आधार पर मैं आपको यहाँ पर बताते चलूंगा कि कैसे आप इन सारी चीजों को यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। इसे भी मैं मिटा रहा हूँ। श्रीलंका आर्थिक संकट याद रखिएगा, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस पे हम यहाँ पर डील करने वाले हैं, यानी कि इस टॉपिक पे हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। चलिए ठीक, यहाँ पे सबसे पहले बात आता है इंट्रोडक्शन का। तो देखो इंट्रोडक्शन में आप सोचो कि आपको यहाँ पर क्या लिखना चाहिए। हम श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में लिख रहे हैं, तो जब भी हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आना चाहिए कि आखिर ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में यूज करें। यहां पे जब आप यूज करेंगे तो सबसे पहले आप पाएंगे कि 2008 और 9 से पहले, ये सबसे पहला पॉइंट है हमारा। तो 2008 और 9 से पहले का जो दौर था, और अगर हम श्रीलंका का डाउनफॉल देखें, इसके इकोनॉमिक क्राइसिस के गिरने की शुरुआत देखें, तो 2008 और 9 के बाद बहुत तेजी से बढ़ा है। तो बहुत तेजी से क्यों बढ़ा है, क्योंकि 2008 और 9 से पहले लगभग 26 वर्षों तक ये गृह युद्ध से परेशान था। गृह युद्ध कहने का मतलब है कि अपने ही देश में एक सिविल वॉर छिड़ा हुआ था। हालांकि श्रीलंका में आज के टाइम पर भी हम देखते हैं तो श्रीलंका में सिविल वॉर आज भी बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन 2008 और 9 के दौर से पहले वहां पे बहुत अधिक सिविल वॉर हुआ करता था, खासकर 2 समुदाय में। ये 2 समुदाय कौन थे, एक जो वहां का मेजोरिटी था जिसे हम सिहला कहते हैं, और दूसरा जो वहां का माइनॉरिटी था तमिली, इसे हम श्रीलंका में तमिली कहते हैं। बार बार हम कभी कभी तमिलनाडु से जोड़कर भी जब हम श्रीलंका क्राइसिस देखते हैं सिविल वॉर को रिलेटेड, तो ये हमें बार बार देखने को मिलता है, क्योंकि वहां के माइनॉरिटीज क्या होते हैं, इंडिया में आने की कोशिश करते हैं, इससे सिविल वॉर और भड़कने की कोशिश करता है। तो ये दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। तो इस वजह से 26 सालों तक यहाँ पर क्या चला, सिविल वॉर चला, और इस सिविल वॉर की वजह से बहुत ज्यादा श्रीलंका की इकोनॉमी जो है पूरी तरह से बिगड़ी थी। लेकिन जब ये 2008 और 9 के दौर में जब ये सिविल वॉर जो है
वो खत्म पूरी तरह से तो नहीं हुआ, लेकिन जब ये शांत हुआ तो यहाँ का जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो किया और 8 से 9% तक इसने जीडीपी को अपना ऊपर ले गया, 8 से 9% तक। लेकिन श्रीलंका की अगर हम किस्मत कहें तो हो सकता है खराब है, या फिर जो भी सिचुएशन हम कहें, क्योंकि 2008 और 9 के समय में ही आपको पता है कि ग्लोबल मंदी आया था, बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था पूरी दुनिया में। और इस 2008 और 9 के दौर में इस ग्रोथ रेट को पकड़ने के बाद उसका ग्रोथ रेट सीधा हो गया क्या, आधे पे। और यहां से अगर हम कहें तो श्रीलंका जो है कभी भी ऊपर नहीं उठ पाया, श्रीलंका का ग्रोथ रेट जो है वो लगातार नीचे डाउनफॉल की तरफ जाते रहा। उसके बाद जब हम बात करते हैं, जब 2008 का क्राइसिस आया तो 2012-13 के आसपास में आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट थे, ग्लोबल प्रोडक्ट, और जो श्रीलंका के द्वारा इंपोर्ट किया जाता था उसके प्राइसेस बढ़ने लगे, एक बहुत बड़ा सिचुएशन आया। और श्रीलंका के द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जाता था उसमें भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिला, एक्सपोर्ट गिरा और इंपोर्ट क्या हुआ, श्रीलंका का बढ़ गया। तो इस वजह से श्रीलंका की आर्थिक स्थिति और खराब हुई। श्रीलंका पहुंच गया कहां, श्रीलंका पहुंचा आईएमएफ के पास, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। किस लिए जाते हैं आपको पता है, कर्ज लेने के लिए चले जाते हैं। तो सबसे पहला कर्ज श्रीलंका ने उठाया 2008 और 9 में आईएमएफ से, और उस समय जब आईएमएफ से $2.5 बिलियन का कर्ज जब श्रीलंका को मिला तो इसकी आर्थिक स्थिति सुधरी और ग्रोथ रेट कहां पहुंच गया, 8 से 9% के आसपास। लेकिन उसके बाद जब फिर ग्लोबल सिचुएशंस खराब हुए, इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इसके जितने भी प्रोडक्ट्स थे, ग्लोबल प्रोडक्ट्स, वो महंगे हुए, एक्सपोर्ट बढ़ा, इंपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट कम हो गया श्रीलंका का, तो वो सिचुएशन खराब हुआ। उसके बाद 2013 के आसपास ही श्रीलंका फिर से पहुंचा, जब इसकी सिचुएशंस खराब हुई तो पहुंच गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, और वहां पर फिर से इन्होंने 1.4 बिलियन का इन्होंने फिर से कर्ज लिया। अब यहां से सिचुएशन इसलिए खराब होती है क्योंकि जब यहां से इन्होंने 1.4 या 1.5 बिलियन का जब ये कर्ज लिया तो आईएमएफ ने इनकी हालत को देखते हुए बहुत सारी शर्तें लागू कर दी, क्योंकि आईएमएफ ऐसे ही कर्ज नहीं देता। जैसे हमने पाकिस्तान के सिचुएशन में हमने पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे कर्ज शर्तें रख देती हैं कि जैसे आप हो सकता है कि जैसे सब्सिडी प्रोवाइड करा रहे हो, क्योंकि आईएमएफ को ये पता होना चाहिए ना कि ये पैसे देगा कहां से, इसलिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लागू कर देते हैं कि अगर इस बिल के जरिए आप इस तरह का बिल इंपोज करते हो अपने कंट्री में तो हम आपको कर्ज दे देंगे। तो वो बिल किस तरह से इंपोज करने बोलता है कि आप अपने देश में अगर किसी प्रकार का सब्सिडी दे रहे हो तो वो बंद कर दो, आप अपने देश का जो करेंसी है उसकी वैल्यू को गिरा दो। तो इस तरह से कुछ वहां पे शर्तें लागू कर दी जाती हैं। एक शर्त में ये बहुत सुनने को हमें मिलता है कि आपके जो ऑयल प्राइसेस हैं उस पर टैक्स बढ़ा दो। तो ये जाहिर सी बात है कि जनता पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होता है, तभी आईएमएफ को ये भरोसा हो पाता है कि ये मेरा पैसा वापस कर पाएगा। तो यहाँ 2013 के आसपास में श्रीलंका की सिचुएशंस इतनी खराब हुई कि आईएमएफ ने अपनी इन शर्तों के आधार पर श्रीलंका को कर्ज दिया। इसीलिए श्रीलंका की जो सिचुएशंस थी वो और भी ज्यादा धीरे धीरे खराब होने लगा। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको जानना बहुत जरूरी है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आगे जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पर कुछ सिचुएशंस और खराब होते हुए यहाँ पे आपको दिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें 2019 का, तो 2019 के दौर में, बंद मत करना, एक चीज मैं बोलूं, श्रीलंका का आर्थिक स्थिति खराब होने में उसका ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही बहुत बड़ा रोल वो है ना, आगे रुकना डिस्कस करूंगा।
अब इससे आगे थोड़ा सा और बढ़ोगे तो इस पॉइंट्स को आप यहाँ पे ऐड मत करना, हम इसको आगे पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा ऐसे ही समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। जब श्रीलंका की बहुत ज्यादा अगर हम बदतर स्थिति की बात करें तो ये शुरू होता है 2019 में। लेकिन जितने पॉइंट्स पे मैंने आपको बताया बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की श्रीलंका की स्थिति कैसे खराब होनी शुरू हुई, उसको आप वहां पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ऐड कीजिएगा, आपको पीडीएफ में सारी चीजें दिख जाएंगी। इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आप यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन को भी आप ऐड करिएगा कि इसकी स्थिति किस प्रकार से श्रीलंका की। तो श्रीलंका की प्रेजेंट सिचुएशन इस प्रकार से है कि यहाँ की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि आप देखोगे कि इसका इन्फ्लेशन लगभग 18% के आसपास था और कुछ महीनों में ये इन्फ्लेशन रेट बढ़कर कितना हो गया 30%। खाने पीने की चीजें, जरूरी सामान इतनी महंगी हो गई कि लोग अफोर्ड तक नहीं कर पा रहे थे, दूसरे कंट्री में शरणार्थी बनकर जा रहे थे। बहुत सारे जब तमिल विरोध हुआ था वहां पे, तो श्रीलंका के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो तमिलनाडु की तरफ आ रहे थे, तो वहां की सरकारों की तरफ से भी बहुत स्टेप कदम उठाया गया था, तो इस वजह से कुछ न्यूज वहां पे भी आए थे। तो श्रीलंका के इस प्रेजेंट सिचुएशन को भी आप वहां पे ऐड करोगे ताकि आपका थोड़ा सा वहां पर वैल्यू एडिशन के तौर पर कुछ आंकड़े दिख सके, कुछ तथ्य दिख सके और कुछ फैक्ट्स दिख सके। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब है कि देखो यहां पर इंट्रोडक्शन में आप कोई कोट यूज ना करोगे चलेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है किसी तरह से कोट को रिलेट नहीं करता है। हाँ, अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे यहाँ पे कोट यूज करना चाहिए तो आप कोट या क्या यूज कर सकते हो, सरकार की गलत पॉलिसी से रिलेटेड। अगर यहाँ पर, क्योंकि देखो अगर किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक सिचुएशन अगर इस तरह से खराब हो जाए ना, तो मानकर चलो उसमें ग्लोबल फैक्टर तो होता ही होता है, लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है ना वो बहुत मायने रखता है। और जब गवर्नमेंट की पॉलिसी खराब होती है ना तो उससे देश की सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत हद तक डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इस सिचुएशन से निकलने के लिए किस तरह की पॉलिसीज लेकर आ रही है, ये बहुत मायने रखता है। अगर ग्लोबल क्राइसिस है और अगर मान लो आपके कंट्री में गवर्नमेंट इतना सक्षम है कि जो पॉलिसी लेकर आ रही है आपके हित के लिए है, तो वो आपको कहीं ना कहीं बाहर निकाल सकती है। तो अगर गवर्नमेंट के, श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ ऐसा आपको वोट देखने को मिलता है, कुछ ऐसा वैल्यूएशन देखने को मिलता है, तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में कुछ वोट यूज किया जा सकता है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन में आपको खासकर यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको ऐड करना है और प्रेजेंट में जो सिचुएशन यहाँ पर है श्रीलंका में, यानी कि जो आपने करंट अफेयर्स में श्रीलंका से रिलेटेड पढ़ा, इसका इन्फ्लेशन किस प्रकार से बढ़ा है, यहाँ के लोगों को किस प्रकार से परेशानी हो रहा है, इसका विदेशी मुद्रा भंडार किस प्रकार से क्राइसिस में है, तो इस कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। क्लियर है? तो चलो ये आपका यहाँ पर श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन खत्म कर सकते हो। अब आता है यहाँ पे आपका जो मेन ढांचा है एसी का, जहां पे आप बहुत सारे फैक्ट्स लिखोगे कि आखिर श्रीलंका में इस तरह के क्राइसिस क्यों आए। फैक्ट्स के अलावा यहाँ पर जो इसके कॉजेज हैं, यानी कि संकट के जो कारण है, उसको लिखने के बाद यहाँ पर प्रभाव, इफेक्ट किस तरह से पड़ा, चाहे इंडिया पे हो या फिर ग्लोबल इफेक्ट किस प्रकार से पड़ा, श्रीलंका में अगर इस तरह के सिचुएशंस आते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर किस तरह से पड़ रहा है या किस तरह से पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाद में हम कुछ समाधान पे भी चर्चा करेंगे कि इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका अब हम बॉडी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें किन किन पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना होगा, सारी चीजें आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, बस मैं यहाँ पे आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरह से लिख सकते हो। ध्यान देना, 750 वर्ड में आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन जब लिखेंगे तो आप हो सकता है यहाँ पे आप 150 शब्दों का यूज करो, या अगर आपको बहुत ज्यादा जाना है तो 200 शब्दों तक आप जा सकते हो। बात समझ आ रही है? और लगभग 450 से 500 वर्ड आपको बॉडी में देने होंगे और इसको हर एक चीज को आप फ्रेम करके रखेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से लिखें। अब इसका जो इम्पोर्टेंट एक पार्ट है बॉडी, उसमें सबसे पहले हम आखिर इसके संकट का कारण क्या था इस पर हम बात करेंगे। संकट के कारण में सबसे पहले पॉइंट पे तो वही चीजें हो जाएंगी, सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो श्रीलंका में अगर आप देखोगे, मैं पहले ही बता चुका हूं, दो जाति, एक तमिली और एक साई, वहां के जो मेजोरिटी है उनके बीच में शुरू से ही सिविल वॉर चलता रहा और छोटा मोटा सिविल वॉर नहीं था, काफी लंबे समय तक इस सिविल वॉर को खींचा है। 26 सालों तक चला है, 2008-9 तक। अभी भी वहां का सिचुएशन बहुत खराब है सिविल वॉर को लेकर। तो
इकोनॉमिक क्राइसिस में अगर सिविल वॉर है, आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, आपस में ही लोग मर रहे हैं, तो वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं। तो इकोनॉमिक क्राइसिस अगर वहाँ पर आया है तो सबसे अगर कोई मेजर रिस्पॉन्सिबल है तो वो है आपका यहाँ का सिविल वॉर। आप इसमें ऐड कर सकते हो संकट के कारण। दूसरा क्या है, यहाँ पर आईएमएफ के शर्तों पर कर्ज। अब यहाँ पर देखो, श्रीलंका अपनी स्थिति को इस तरह से खराब कर चुका था कि अगर वो आईएमएफ की शर्तों को नहीं मानता तो इसे कर्ज भी मिलना मुश्किल था। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआती दौर में आईएमएफ से इसने 2.5 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया, लेकिन यहाँ पर इसकी इकोनॉमिक स्थिति ठीक हुई, यानी कि यहाँ पर इसका जीडीपी जो है वो ग्रो किया। लेकिन जब दूसरी बार 2013 के आसपास में जब इसने कर्ज लिया 1.5 बिलियन डॉलर का, तो यहाँ पर बहुत सारे आईएमएफ के शर्तों को मानना पड़ा, उसके बाद लेना पड़ा। वहां पे श्रीलंका की स्थिति और खराब हुई। तो इस तरह से आईएमएफ की शर्तों पर कर्ज लेना भी श्रीलंका की स्थिति को और रद से बदतर बनाया। उसके बाद फॉरेन जितने भी विदेशी जो वहां पे उसके सहायता मिलते थे उसमें भी कमी आई। ये भी श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एक हम सभी को पता है जो बहुत मेजर इश्यू है श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस में, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जैविक खेती को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है श्रीलंका को बर्बाद करने में, क्योंकि श्रीलंका पहला एक ऐसा कंट्री है पूरी दुनिया में जिसने पूरी तरह से जैविक खेती को अपनाया था एक पॉलिसी के तहत में। एक बिल पास किया और उस बिल के तहत में श्रीलंका में जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते थे उस सारे फर्टिलाइजर्स को उन्होंने एक झटके में बंद कर दिया। अब सोच कर देखो कि जिस तरह से आपको फूड्स की जरूरत है, नीड है, जिस तरह से आपके कंट्री में सिचुएशंस बने हुए हैं, आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस ठीक नहीं है, आपको फिर भी बाहर से खाने पीने की चीजें खरीदनी पड़ रही हैं, वैसे सिचुएशन में अगर आप एक इतना बड़ा स्टेप उठाने जा रहे हो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की हम बात करते हैं ना, तो एक मेजर जो गवर्नमेंट फेलियर दिखता है यहाँ पर इसमें दिखता है। पूरी तरह से एक बार में ही, एक झटके में ही सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया गया और पूरी तरह से श्रीलंका को ऑर्गेनिक फार्मिंग घोषित कर दिया गया और विश्व का पहला ऐसा देश बना जिसने पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट किया। अब इससे हुआ क्या कि जैसे ही इसने यहाँ पे पूरी तरह से जैविक खेती को अपनाया, ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया, श्रीलंका का जो प्रोडक्शन था वो 70% तक डाउन हो गया। क्योंकि जैविक फार्मिंग के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स चाहिए, वहाँ का यानी कि ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो चाहिए, वहाँ का मिट्टी उस प्रकार से होना चाहिए, वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, उनको प्रॉपर उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी। तो करना ये चाहिए था कि धीरे धीरे उसे जैविक फार्मिंग की तरफ अगर जाना ही था तो धीरे धीरे जाना चाहिए था। एक बार में सब बंद कर दोगे, ना आपके फार्मर्स उसके बारे में जानते हैं, ना वो ट्रेंड है, ना उनको पता है कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है, तो कैसे ये पॉसिबल था। तो जब ये सिचुएशन क्रिएट हुआ तो यहाँ पे 70% तक उसका जो फूड प्रोडक्शन था वो कम हुआ, श्रीलंका की स्थिति और खराब हुई। वो गया चाइना के पास में, उसे दाल की चीजें, गेहूं, चावल सब वहां से क्या करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा। ये सिचुएशन आगे और कैसे वर्स्ट होता है वो हम जब डिस्कस करेंगे कि श्रीलंका पे कोविड का प्रभाव कैसे पड़ा, वहां पर डिस्कस करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस तरह से श्रीलंका की स्थिति यहाँ पे भी खराब हुआ। लेकिन बाद में जब वहां के किसानों ने बहुत ज्यादा विरोध किया इस पॉलिसी को लेकर, तो सरकार दबाव में इस फैसले को वापस ले लेती है। लेकिन तब तक श्रीलंका की स्थिति बहुत खराब हो चुकी होती है, वापस से उस ट्रैक पर आना वहां से उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यह एक बहुत बड़ा संकट का कारण बना है। ये 3 पॉइंट पे याद रखना। सबसे पहला गृह युद्ध, तीसरा है इसका आईएमएफ के शर्तों पर कर्ज, चौथा है इसने जैविक खेती को पूर्णतः अडॉप्ट किया। ये चौथे पॉइंट्स पर अगर आप आओगे तो चौथे पॉइंट्स पे 2019 याद है, 2019 में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, यानी कि आतंकी हमला इसे आप कह लो या कुछ कह लो, जो इसके यहाँ के पर्यटन यानी कि टूरिज्म सेक्टर को पूरी तरह से हिला कर रख देता है। इस धमाके में 2019 के इस धमाके में लगभग 250 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई और इस धमाके की वजह से वहां का टूरिज्म सेक्टर जो है 70% से डाउन हो गया और श्रीलंका के इकोनॉमिक में
थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन वहां का अगर किसी सेक्टर का है तो वो टूरिज्म सेक्टर का था। पहले से ही श्रीलंका इतने क्राइसिस से जूझ रहा था, तो 2019 में उसे एक और बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। इसका टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस बात को भी आप यहाँ पे ऐड करें। 5वें पॉइंट पे एक और 2019 के इस धमाके से उबर नहीं पाया था कि 2020 के दौर में कोविड आया। कोविड आया तो जो थोड़ा बहुत यहाँ पर टूरिज्म बचा हुआ तो पूरी तरह से खत्म हो गया। चाइना कोविड से पूरी तरह से ग्रसित था, वहां से सारी चीजें इंपोर्ट बंद हो गया, ट्रेड बंद हो गया। और इस जैविक खेती की वजह से जो यहाँ पर फूड क्राइसिस हुआ था, और फिर चाइना पे इसने अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाया, वहां से जितने भी फूड आइटम्स थे उसे खरीदना शुरू किया। तो चाइना में जब कोविड आया तो ये चीजें भी यहाँ मिलना बंद हुआ, खाने पीने की चीजें की क्राइसिस हो गई। तो इसीलिए जब हम प्रेजेंट सिचुएशन में इंट्रोडक्शन में हमने लिखा कि यहाँ का इन्फ्लेशन रेट जो है वो 17.5-18% से बढ़कर सीधा कुछ ही महीनों में 30% 35% तक पहुंच गया, तो उसका एक मेजर इश्यू ये था। तो इतने पॉइंट्स पे आप श्रीलंका के सिचुएशंस जो प्रेजेंट टाइम पर हुआ है, जो हालात खराब हुए हैं, उसमें आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर गवर्नमेंट सरकार की गलत नीतियों को भी आप ऐड कर सकते हो, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज को भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट एक टिक ही नहीं रही थी। वहां के हमने बीच में पढ़ा था ना कि प्रधानमंत्री के घर में बहुत सारा भीड़ पहुंच गया था, प्रधानमंत्री को अपना कुर्सी छोड़ना पड़ा। तो गवर्नमेंट भी इन सिचुएशंस के बीच में कभी स्टेबल रहा ही नहीं, कभी उसने कोई बड़े फैसले लिए ही नहीं। तो इस वजह से श्रीलंका की स्थिति और बद से बदतर होती गई। तो ये इसके कुछ कारण हैं जिसे आपको बॉडी में लिखना है, जिसे आपको अपने ढांचे में लिखना है। बात समझ आ रही है? तो अब इसके बाद हम कुछ इसके प्रभाव की बात करेंगे, यानी कि इफेक्ट की बात करेंगे कि श्रीलंका क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस से जब जूझ रहा था या जब जूझ रहा है तो इसके प्रभाव कहां कहां। अब देखो, जाहिर सी बात है, कंट्री छोटा हो या बड़ा, अगर वो किसी सिचुएशन से गुजर रहा है, अगर किसी हालात से वो गुजर रहा है, तो उसको किसी न किसी सिचुएशन से गुजरना ही पड़ेगा। आसपास के कंट्री में पर भी फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसी तरह से भारत पे भी फर्क पड़ा। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे कोलंबो का जो पोर्ट है वो बहुत ज्यादा इंडिया वहां पर डिपेंडेंट रहता है। किस मामले में डिपेंडेंट रहता है? क्योंकि 60% तक जो इंडिया का उस रूट से ट्रेड होता है ना, वो कोलंबो पोर्ट के जरिए होता है, तो वो भी प्रभावित हुआ। अच्छा, यहाँ पे जब इसके आप प्रभाव को लिख रहे हो तो प्रभाव में आप इस बात को भी ऐड करोगे कि जिस पोर्ट के जरिए, कोलंबो पोर्ट के जरिए इंडिया का 60% तक उस रूट से ट्रेड होता था, उस पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि वहां पोर्ट का संचालन करने में भी श्रीलंकन गवर्नमेंट सक्षम नहीं था उसको। तो इस वजह से इंडिया पे ये प्रभाव पड़ा। अब यहाँ पे इंडिया पे दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि जब श्रीलंका की मदद के लिए भारत अपने जितने भी शिप को भेज रहा था वहां सामान को भर भर कर, तो उस कंटेनर को वापस भेजने के लिए भी श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास में पैसे नहीं थे। सिचुएशन यहां तक खराब हो गई थी। तो इस पॉइंट को भी आप ऐड करिएगा प्रभाव में। अब तीसरे पॉइंट पे आप ऐड करना कि देखो, इंडियन ओशियन में जितने भी कंट्रीज आते हैं, और श्रीलंका का एक जो लोकेशन है, हालांकि वो छोटा सा देश है लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर श्रीलंका के ऊपर चाइना का प्रभाव बढ़ता है, क्योंकि हम्बनटोटा बंदरगाह याद है पोर्ट है जहां पे चाइना ने वहां पे क्या किया, अपने बंदरगाह बनाए, जिससे भारत को कहा जा रहा था कि एक राजनीतिक रूप से विफलता है, क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट पहले इंडिया को मिलने वाला था लेकिन बाद में वो किसे मिला, चाइना को मिला। तो अगर हमें चीन को काउंटर करना है तो हमारे आसपास के जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज हैं ना, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मायने रखते हैं। तो इसलिए श्रीलंका भी हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए इंडिया पे भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रभाव पड़ा। लेकिन अगर यहाँ पर भारत की तरफ से उसको दी गई सहायता को देखोगे तो $1.4 बिलियन की सहायता भारत की तरफ से किया गया श्रीलंका को। इसके अलावा भारी मात्रा में जो वहां पर फूड क्राइसिस हो रखा था, तो भारी मात्रा में अनाज का भी सप्लाई किया गया। इसके अलावा कोविड के समय में जो भी मेडिसिन वगैरह थी, ये सारी चीजें वहां पर सप्लाई करके श्रीलंका को काफी मदद पहुंचाया गया भारत की तरफ से। तो ये भारत पर पड़ने वाले कुछ प्रभाव को आप वहां पर शामिल करें। भारत की तरफ से उनको पहुंचाया गया जो भी मदद था उसे आप यहाँ पे ऐड करें। तो इस तरह से कुछ कुछ पॉइंट्स को ऐड करके आप यहाँ पर वैल्यू एडिशन का काम कर सकते हो। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे
अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हो। जैसे अगर हम श्रीलंका के सब इकोनॉमिक्स में जो कंट्रीब्यूशन है सबसे देखें, तो जैसे मैंने बोला कि थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन उसका टूरिज्म का है, तो भारत उसके टूरिज्म में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कराता है। अगर देखोगे तो भारत 5th लार्जेस्ट कंट्री है श्रीलंका के इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस में। अगर हम 2009 से और 2019 की बात करें तो भारत का भी वहां पे बहुत अधिक मात्रा में एफडीआई है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो अगर श्रीलंका की स्थिति खराब हुई है तो ये सारे सिचुएशंस के आधार पर भारत को भी प्रभावित किया है। तो इसीलिए भारत के लिए भी ये बहुत जरूरी था कि श्रीलंका को इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाए किसी न किसी तरह से। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंडियन ओशियन के लिए भी, उस क्षेत्र के लिए भी सही नहीं था, राजनीतिक रूप से सही नहीं था कि श्रीलंका इस स्थिति से गुजरे, क्योंकि श्रीलंका को इस स्थिति में जो वहां पे एक गृह युद्ध टाइप का छिड़ा इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, तो उसे भी सरकार को क्या चाहिए, जल्द से जल्द राहत चाहिए, जल्द से जल्द उस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ ना कुछ उपाय चाहिए। तो हो सकता है आईएमएफ, चाइना, कोई सा भी कंट्री किसी भी कंडीशन को उसे सर देता तो श्रीलंका क्या कर लेता, उसे रख लेता, किसी भी सिचुएशन पे रख लेता, क्योंकि उसे जल्द इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए था। तो वो भारत के लिए भी सही नहीं होता। बात समझ आ रहा है? अब इसके बाद हम फाइनली आ जाते हैं, ये हमारा बॉडी तैयार हो गया। बॉडी में हमने क्या क्या देखा? बॉडी में हमने यहाँ पर देखा सबसे पहले इसके संकट के कारण क्या है, भारत पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा और बाकी प्रभाव किस प्रकार से पड़े। तो ये आपका यहाँ पर श्रीलंका सिचुएशंस को लेकर सारे यहाँ पे चीजें ऐड होगी। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और आप बॉडी में ऐड करना, इसके समाधान क्या था, यानी कि आप अगर कुछ सुझाव देना चाहो या आपने कहीं से सुझाव पढ़ा है, किसी बड़े ऑथर का सुझाव पढ़ा है या बड़े इकोनॉमिस्ट का सुझाव पढ़ा है, उनके सजेशंस पढ़े हैं, तो श्रीलंका किस प्रकार से इस सिचुएशन से जो है वो बाहर निकल सकता है। तो सबसे पहले सुझाव में यहां पर आप लिखना सरकार की नीतियां। देखो सरकार की नीतियां में आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि श्रीलंका को एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है, एक ऐसे गवर्नमेंट की जरूरत है जो बहुत कड़े फैसले ले सकता है, श्रीलंका के हित में ले सकता है, वहां पे जो जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसे बढ़ाने के लिए कर सकता है, वैश्विक स्तर पर जाकर वो किस तरह से श्रीलंका को आगे प्रमोट कर सकता है, टूरिज्म सेक्टर को कैसे प्रमोट कर सकता है, कैसे उसे बढ़ा सकता है, वहाँ के जो लोकल सिचुएशंस हैं उसे कैसे हैंडल कर सकता है। तो वहाँ की सिचुएशंस को सुधारने के लिए गवर्नमेंट वहाँ का प्रायोरिटी होना चाहिए, उनके पॉलिसीज बहुत सटीक होने चाहिए, अगर कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं तो वो भी लेना चाहिए। तो एक वहाँ पे आप इनके इकोनॉमिक क्राइसिस को जो है सुधारने के लिए गवर्नमेंट की नीतियों पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। दूसरा क्या डिपेंड करता है कि जैसे श्रीलंका का इमेज 2019 में बहुत खराब हुआ, टूरिज्म सेक्टर को खासकर बहुत इफेक्ट किया गया जब वहां पर ब्लास्ट हुआ, तो वापस से उस टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए, उसे बूस्ट करने के लिए श्रीलंका को क्या करना चाहिए, अपने टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए। नए नए सब्सिडीज दिया जा सकता है, नए नए इंसेंटिव दिया जा सकता है, नए नए ऑफर्स दिए जा सकते हैं ताकि वहां के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाया जा सके। और जो वहां पर इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है, जो वहां पर फूड सिक्योरिटी का खतरा पहुंचा हुआ है, जिस तरह से वहां के लोग परेशान हैं, उन्हें शांत करने के लिए आप उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करें। सब्सिडी अलग अलग प्रोडक्ट पर हो सकता है, अलग अलग वहां जो एग्रीकल्चर, जो फार्मिंग सेक्टर था पूरी तरह से जो आपके नीतियों की वजह से वहां बंद हुआ, उस फार्मिंग सेक्टर को वापस से पटरी पर लाने के लिए उन्हें कैसे आप प्रमोट कर सकते हैं, कैसे सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। इन सब नीतियों की वजह से, इन सब पॉलिसीज की वजह से धीरे धीरे श्रीलंका का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो सुधर सकता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे सलाह में लिख सकते हो। अब लास्ट में आ जाता है क्या, आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, यानी कि निष्कर्ष। देखो निष्कर्ष आखिर होता क्या है, निष्कर्ष एक निबंध में अगर हम देखें तो आपका एक पैराग्राफ होगा, जैसे आपने बॉडी में मान लो 6 से 7 या 5 से 6 पैरा लिखा, इंट्रोडक्शन में आपने 2 पैरा लिखा, तो आपका कंक्लूजन भी 1 या 2 पैरा में होना चाहिए। कंक्लूजन निष्कर्ष का मतलब यह है कि आपने जितना भी ऊपर रायता फैलाया है, कहने का मतलब है कि आपने अपनी जितनी चीजों को लिखा है, जितने वैल्यू एडिशंस किए हैं,
जितने भी फैक्ट्स लिखे हैं, जितने भी तथ्य लिखे हैं, चाहे उसके संकट के कारण आपने लिखा हो, चाहे भारत पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा हो, चाहे ग्लोबल प्रभाव के किस प्रकार से पड़ा हो, या फिर उसे किस तरह से मदद पहुंचाई गई, श्रीलंका क्या कर सकता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलेगा, अब इन सबका कंक्लूड जो है आप अपने शब्दों में करेंगे, अपने प्यारे से शब्दों में करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ सलाह भी देंगे श्रीलंका को, यहाँ पर कुछ भारत को भी सलाह देंगे कि वो कैसे श्रीलंका जैसे सिचुएशंस में ना आए, उसके लिए उसे किस तरह से चलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर एक दो पॉइंट्स में आप हमारे देश को भी सलाह दे सकते हो, श्रीलंकन गवर्नमेंट के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करो कि उसने किस तरह से श्रीलंका के सिचुएशंस को बर्बाद किया है। तो ये सारे पॉइंट्स यानी कि आपने जो भी ऊपर लिखा अब उसे नीचे कंक्लूड करोगे, यानी कि सारे पॉइंट्स का समरी आपका नीचे होगा। तो कैसे आप लिख सकते हो? आप इस तरह से लिख सकते हो कि श्रीलंका का आर्थिक संकट पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका ने जिस तरह से फैसले लिए, या फिर गृह युद्ध अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में हर कंट्री में थोड़ा ना बहुत होता ही रहता है। हमारे देश में भी देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिविल वॉर चलते रहता है, और उस देश की सबसे आर्थिक अर्थव्यवस्था को यानी कि सबसे ज्यादा अगर कोई खराब करता है तो सिविल वॉर करता है, क्योंकि वो सीधा सीधा इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। तो इस सिचुएशन ना, इसलिए गवर्नमेंट को पहले से ही तैयार रहना चाहिए। और जिस तरह से श्रीलंका ने जैविक खेती को पूरी तरह से 100% एडॉप्ट किया, तो वहां की इकोनॉमिक क्राइसिस को अगर किसी ने बहुत ज्यादा बूस्ट किया है तो उसके इस फैसले को किया है। तो भारत या फिर अन्य देशों को भी इससे सतर्क रहना चाहिए। और जिस तरह से हम कहते हैं ना कि बार बार हम ये कहते हैं, बार बार हमें सुनने को मिलता है कि जितनी भी मुफ्त की चीजें हैं, जैसे सब्सिडी को प्रोवाइड सब्सिडी दिया जाता है, अगर जहां पर जरूरी है वहां पे आप सब्सिडी दें, लेकिन जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहां पे हम राजनीतिक लाभ के लिए अगर हम फ्री में चीजों को बांटते हैं तो उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो, इस तरफ भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स पर अपने पॉइंट्स, सजेशंस और क्रिटिसिज्म के साथ आप इसे कंक्लूड कर सकते हो। तो ये श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स पे अगर आप चाहें तो एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। पीडीएफ में आपको सारे पॉइंट्स पे बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं, बहुत सारे तथ्य दिए हुए हैं, उसे आप ध्यान से पढ़ें। और ध्यान रखिएगा, मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि जब भी आप आंसर लिखने बैठेंगे तो रफ में फ्रेम जरूर करें, नहीं तो आप कितने भी धुरंधर क्यों ना हो, आप भटकोगे ही भटकोगे। किसी पॉइंट को आप बहुत ज्यादा शब्दों में लिख दोगे और किसी पॉइंट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए आपके पास शब्द ही नहीं बचेंगे, यानी कि पेज ही नहीं बचेंगे। तो इसीलिए फ्रेम जरूर कर लें, रफ साइड में कर लें। हमेशा याद रखिएगा, रफ साइड में जब आप करोगे, जब टॉपिक पढ़ोगे, तो ध्यान रखना कि सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे इंट्रोडक्शन। अब आप ध्यान लगाओ वहां पे कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है। तो ध्यान लगाओगे तो याद आएगा कि हाँ, मेरे पास थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मुझे क्या है, मेरे पास क्या है, तो यहाँ का सिविल वॉर है। यहाँ का सिविल वॉर किस तरह से इनके सिचुएशंस को खराब किया, 26 सालों तक किनके किनके बीच में चला, ये लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, हाँ 2008 में ग्लोबल क्राइसिस आया था, लेकिन 2008 और 9 के दौर में ही इसके इकोनॉमिक्स का जो ग्रोथ रेट था वो सबसे बेहतर था, और यहीं से जब ये गिरना शुरू हुआ तो ये वापस से कभी उठ नहीं पाया। फिर आईएमएफ का कर्ज आपको याद आएगा। ये आप यहाँ पे शॉर्ट में लिखते चलो ताकि आपको पता चलता जाए कि किन किन पॉइंट्स पे लिखना है, ये याद आएगा आपको। उसके बाद फिर आप प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाएंगे तो इसका इन्फ्लेशन आपको याद आएगा, अभी इन्फ्लेशन रेट किस प्रकार से बढ़ा था उस इसमें ये याद आएगा। तो ये आपका पूरी तरह से इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जब आप लिखने बैठोगे तो कुछ नहीं, जब भी याद नहीं आएगा पेज पलट लेना, आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि हाँ ये वाला मेरा पॉइंट छूट रहा है। जब इसे ऐसा नहीं करोगे तो कुछ छूट भी जाएगा तो आपको याद भी नहीं आएगा। इसलिए इस तरह से करते चलिएगा। उसी तरह से आप बॉडी में करते चलिए। हाँ, बॉडी में सबसे पहले मुझे संकट के कारण लिखना है। संकट के कारण मुझे आईएमएफ द्वारा इस तरह से कर्ज लिया गया, उनके शर्तों पे ये प्रॉब्लम हो गया, सिविल वॉर प्रॉब्लम हो गया, इस तरह से ऐड कर सकते हो। जैविक खेती, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग जिस तरह से उन्होंने अडॉप्ट किया, तो इस तरह से सारे पॉइंट्स को आप लिखते चलो। अगर आंकड़े आपको लगता है कि बाद में भूल सकते हो तो इसके पॉइंट में आंकड़े लिख देना कि हाँ यहाँ पे कितना कर्ज लिया था, 2.something बिलियन डॉलर लिया था, यहाँ पे कितना कर्ज लिया, 1.5 बिलियन डॉलर कर्ज लिया। तो ये सब सारे ऐड करते चलो। जब आप लिखोगे तो लिखते समय कभी क्या होता है ना कि हम आंकड़े तुरंत भूल जाते हैं, उस समय याद नहीं आता, तो थोड़ा सा हम परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी की वजह से आगे भी खराब कर सकते हो। तो इसीलिए जब आप फ्रेम कर रहे हो और आंकड़े आपको यहीं पे याद है तो यहीं पे मेंशन कर दो कि हाँ मुझे ये आंकड़ा मेंशन करना है, मुझे ये तथ्य ऐड करना है। 5 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, कोई बात नहीं, इतना टाइम होना चाहिए। लिखने में समय नहीं लगेगा, फ्रेम करने में समय लगेगा, क्योंकि जब एक बार फ्रेम हो जाएगा तो आप तो फटाफट लिख लोगे। तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें।
रखना। ठीक है, इस लेक्चर के बाद हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, आपको बताएंगे, और आपका समय से पहले जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। पीडीएफ आपको एक और अपडेट करके दिया जाएगा। टॉपर्स के जो आंसर सेट है मैं आपको बहुत जल्द ही वेबसाइट या एप्लीकेशन पे अपलोड करवा देता हूँ, वहां से आप देखिएगा कि टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं। जिन्होंने मैक्सिमम स्कोर किया उन्हीं का दूंगा, ताकि आप वहां से एक बेहतर तरीके से आंसर लिखना सीख सके। और कुछ गलती हो रहा है तो ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिए, आपका जो 5 टेस्ट होने वाला है वो जून के पहले वीक से शुरू हो जाएगा। हफ्ते में 2 टेस्ट होगा। सेकेंड वीक तक यानी कि पहला 10 तारीख तक आपका 5 टेस्ट हो जाएगा। ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में जहां देना चाहते हैं दें, और वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। आप पहले से ही प्रैक्टिस करके रखें, वहां पे टेस्ट में गलती नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।